अध्याय 8 अफवाहें, नजरें और टकराव। कॉलेज एक अजीब जगह होता है। यहाँ तालियां भी जल्दी बजती हैं और ताने भी। दो लोगों के साथ बैठने से कहानियां बनने लगती हैं। रोहित और निधि के बारे में भी फुसफुसाहट शुरू हो गई। देखा, दोनों फिर साथ हैं। गरीब लड़का, अमीर लड़की। देखो, फिल्मी कहानी चल रही है। एक दिन आकाश अपने दोस्तों के साथ कॉलेज के पास आया था। उसे किसी ने बताया कि उसकी बहन अक्सर एक मिडिल क्लास से भी नीचे वाले लड़के के साथ घूमती है। गुस्से में वो सीधा कैंपस के अंदर घुस आया। कॉरिडोर में उसने देखा, रोहित और निधि एक नोटबुक में साथ सिर झुकाए कुछ देख रहे थे। निधि, आकाश की तेज आवाज गूंजी। निधि ने चौंक कर पीछे देखा। भैया, आप यहाँ? आकाश सीधा रोहित की तरफ बढ़ा। तू है रोहित? रोहित खड़ा हो गया। जी, मैं रोहित हूँ। बहुत ऊंची उड़ान भरने लगा है तू। अपनी औकात भूल गया क्या? हमारी बहन से दोस्ती कर रहा है। कॉरिडोर में भीड़ जमा होने लगी। निधि ने घबराकर कहा, भैया, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ये मेरा दोस्त है। आकाश ने तमतमाकर कहा, हमारे परिवार की इज्जत किसी गरीब टेक्नीशियन के भरोसे नहीं टिकी है, समझी तुम? और तुम? उसने रोहित की तरफ उंगली उठाई। अगर आगे से मेरी बहन के पास दिखा ना, तो कॉलेज क्या ये शहर भी छोड़ना पड़ेगा। रोहित ने पूरा अपमान भीतर निगलते हुए शांत स्वर में कहा, भैया, मैं आपकी बहन की इज्जत करता हूँ। हम सिर्फ कॉलेज के काम से मिलते हैं। आकाश हंसा। तू मुझे सिखाएगा अब? अपना चेहरा शीशे में देख और मेरी बहन को देख। आसमान और जमीन एक कैसे हो सकते हैं? निधि की आंखों में आंसू भर आए। बस भैया, आपको जो कहना है मुझसे कहिए, इन्हें मत नीचा दिखाइए, उसने रोते हुए कहा। आकाश ने गुस्से से बाह पकड़कर उसे खींचा। चल घर, ये कॉलेज नहीं, सब तमाशा देखने की जगह है। उस दिन की घटना ने पूरे कॉलेज में हलचल मचा दी। रोहित अपमान की आग में भीतर ही भीतर जलता रहा, पर कुछ कह नहीं सका। उसे पता था ये लड़ाई बराबरी की नहीं थी। अध्याय 9 घरों में उठते तूफान। मेहरा हाउस में उस शाम तूफान आया हुआ था। गीता और मोहन दोनों गुस्से में थे। तुम्हें अंदाजा भी है अगर समाज में ये बात फैल गई कि हमारी बेटी किसी गरीब लड़के के साथ? गीता ने अधूरे वाक्य में ही कड़वाहट भर दी। मोहन ने कड़क आवाज में कहा, निधि, ये आखिरी बार पूछ रहा हूं, उस लड़के से तुम्हारा क्या रिश्ता है? निधि ने कमकमपाती आवाज में कहा, वो मेरा दोस्त है पापा, बस। दोस्ती भी अपनी हैसियत देखकर की जाती है। मोहन की आवाज दीवारों से टकराई। पापा, इंसान की हैसियत उसके पैसों से नहीं, उसके चरित्र से होती है। निधि की आवाज अब थोड़ी मजबूत थी। आप अगर एक बार उनसे बात करेंगे तो समझेंगे वो कितने इज्जतदार और मेहनती हैं। गीता को ये बात नागवार गुजरी। बस बहुत हो गया। हमें तेरे कॉलेज में लड़के नहीं दिखे क्या, जो तूने किसी गरीब घर के लड़के को ही चुन लिया दोस्ती के लिए? निधि ने डटे हुए स्वर में कहा, माँ, मैंने किसी को चुना नहीं, बस उनसे इंसानियत, मेहनत और सच्चाई दिखी, जो शायद हम सबके पास भी नहीं है। मोहन ने फैसला सुना दिया। आज से तुम उस लड़के से कोई बात नहीं करोगी। कॉलेज जाना भी जरूरी नहीं, हम प्रिंसिपल से बात कर लेंगे। प्राइवेट इम्तिहान दे देना। अगर हमें दोबारा उसका नाम सुनाई दिया तो हमें बहुत सख्त फैसला लेना पड़ेगा। निधि का दिल टूट गया। वो अपने कमरे में भागी और दरवाज़ा बंद कर लिया। बाहर हवेली की लाइटें चमक रही थीं, पर उसके कमरे में अंधेरा था। उधर रोहित के घर में भी असर पहुंचा। कॉलेज से नोटिस आया, अनुशासन समिति के सामने हाजिर होइए, आपके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई है कि आप कॉलेज की गरिमा के विपरीत व्यवहार कर रहे हैं। रोहित ने नोटिस पढ़कर हाथ कांपते महसूस किए। बेटा, क्या हुआ? माँ ने पूछा। उसने कागज मोड़कर मेज पर रख दिया। कुछ नहीं माँ, बस एक मीटिंग के लिए बुलाया है। पर उसके भीतर एक एक शब्द तीर की तरह चुभ रहा था। गरिमा के विपरीत, जैसे गरीब का कॉलेज में होना ही गलती हो। अध्याय 10 खामोश इजहार। अनुशासन समिति की मीटिंग में रोहित से बहुत से सवाल किए गए। तुम जानते हो वो किस घर की लड़की है? तुम्हारे और उसके बीच बातचीत की क्या जरूरत थी? तुम्हारे खिलाफ शिकायत आई है कि तुमने अपनी हैसियत से बाहर जाकर उससे नजदीकियां बढ़ाई हैं। रोहित ने सिर झुकाकर जवाब दिया, सर, हमने कभी कोई गलत हरकत नहीं की, हम सिर्फ कॉलेज के काम से मिलते थे। अगर मेरी गरीबी मेरी गलती है तो उसके लिए मैं क्या कह सकता हूँ? कुछ प्रोफेसरों को उसके शब्द चुभ गए, पर सिस्टम की मजबूरियां अलग ही होती हैं। फैसला आया, आपकी स्कॉलरशिप फिलहाल रोक दी जाती है। वार्षिक कार्यक्रम की टेक्निकल जिम्मेदारी किसी और को दी जाएगी। आप बस अपनी कक्षाओं तक सीमित रहें। कॉलेज से बाहर निकलते समय उसकी आंखें भर आईं। उसने सोचा था मेहनत के दम पर वो यहाँ खड़ा है, मगर उसे एहसास हो रहा था कि उसकी पहचान अभी भी गरीब लड़का से आगे नहीं बढ़ पाई है। उसी शाम निधि किसी तरह घर से निकलने में कामयाब हुई। उसने ऑटो लिया और सीधे उस पुराने बरगद के पेड़ की तरफ भागी जहां अक्सर रोहित मिल जाता था, लेकिन इस बार वो वहां नहीं था। उसे किसी जूनियर स्टूडेंट ने बताया, दीदी, रोहित भैया तो बहुत उदास थे आज, बोले अब कॉलेज कम ही आएंगे, जॉब ढूंढनी है, घर की हालत खराब है।
निधि का दिल बैठ गया। उसने रोहित का नंबर मिलाया। हेलो। आवाज़ बहुत थकी हुई थी। रोहित, तुम ठीक हो? हाँ बिल्कुल, उसने झूठ बोला। तुम मुझसे मिलोगे आज, अभी? एक पल की खामोशी के बाद रोहित ने पूछा। कहाँ? वही बरगद वाला पेड़। कुछ देर बाद दोनों आमने सामने थे। शाम ढल चुकी थी, आसमान में हल्की सी लालिमा थी। निधि की आंखें रो रोकर सूज चुकी थीं। ये सब मेरी वजह से हुआ रोहित। अगर मैं तुमसे दूर रहती तो तुम्हारी स्कॉलरशिप नहीं रुकती, तुम्हें ये सब नहीं सहना पड़ता। रोहित ने धीरे से कहा। गलती ना तुम्हारी है ना मेरी, गलती बस उस सोच की है जो अमीर गरीब के बीच दीवार खड़ी कर देती है। तुम मत रो। निधि ने रुंधे गले से पूछा। अगर कल मैं तुम्हारे साथ न रह सकी तो? रोहित ने गहरी सांस ली। तुम्हारा साथ मिलना मेरी किस्मत थी, पर अगर जुदाई भी किस्मत है तो उसे भी स्वीकार कर लूंगा। पर एक वादा करो, अपने सपनों को कभी मत छोड़ना। निधि फूट फूट कर रो पड़ी। रोहित, मैं तुमसे, वो प्यार शब्द नहीं कह सकी, पर उसकी आंखों का हर आंसू उस अनकहे इजहार की गवाही दे रहा था। रोहित ने उसके आंसू पोंछते हुए बस इतना कहा। जब भी बारिश होगी ना, मैं समझ लूंगा तुमने मुझे याद किया। उस दिन दोनों ने एक दूसरे से कुछ नहीं मांगा, न साथ न वादे, बस एक दूसरे के दर्द को आंखों में उतार लिया। अध्याय 11 जुदाई का फैसला। घटना के बाद निधि पर घर की पाबंदियां और कड़ी हो गईं। उसका कॉलेज जाना लगभग बंद सा कर दिया गया। मोहन ने प्रिंसिपल से बात करके प्राइवेट एग्जाम की व्यवस्था करवा दी। उसकी दुनिया अब 4 दीवारों में सिमट गई, किताबें, डायरी और खिड़की से दिखता आसमान। उधर रोहित के घर में पैसों की तंगी और बढ़ गई। स्कॉलरशिप रुकने से उसकी फीस का इंतजाम करना लगभग नामुमकिन था। रामप्रसाद की तबीयत भी गिरने लगी। लगातार मेहनत और बढ़ती उम्र आखिरकार शरीर पर भारी पड़ रही थी। एक रात रोहित देर तक जागता रहा। उसने अपनी सारी किताबें, नोट्स और अब तक के रिजल्ट्स अपने सामने रख लिए। फिर धीरे धीरे उसने एक निर्णय लिया। मैं अभी के लिए पढ़ाई छोड़ दूंगा, पहले घर संभालना ज़रूरी है, बाद में भी तो पढ़ सकता हूँ। अगले ही दिन उसने शहर की कई वर्कशॉप्स में काम ढूंढना शुरू किया। आखिरकार एक मैकेनिक की दुकान पर उसे काम मिल गया। सुबह से शाम तक ग्रीस, तेल, इंजन और मशीनों के बीच। शाम को वो थका हारा घर लौटता, मगर माँ बाप के सामने मुस्कुरा देता। देखो ना माँ, आज मैंने पहली बार खुद से एक बाइक का इंजन खोलकर दोबारा जोड़ा, मज़ा आ गया। पर जब वो छत पर अकेला होता तो उसे बरगद का पेड़, कॉलेज की गलियां और निधि की आंखें याद आतीं, जैसे किसी ने उसका एक हिस्सा वहीं कैद कर दिया हो। इसी बीच निधि की छोटी बहन आकांक्षा धीरे धीरे सब समझने लगी थी। उसने निधि से एक दिन पूछा, दीदी, वो रोहित भैया कहाँ रहते हैं? निधि चौंक गई। तुम्हें क्यों जानना है? आपके रोने की वजह शायद वही है। अगर मैं उनसे बात कर सकूं तो शायद कुछ मदद हो जाए। निधि ने उसे कसकर गले लगा लिया। तुम अभी छोटी हो, ये सब समझने की ज़रूरत नहीं। पर आकांक्षा ने चुपके से अपने तरीके से जानकारी जुटानी शुरू कर दी। अध्याय 12 आखिरी मुलाकात। एक दिन आकांक्षा को किसी तरह रोहित के मोहल्ले का पता चल गया। वो एक सहेली के बहाने बाहर निकली और रिक्शे से उस तरफ चली गई। तंग गलियां, टूटी सड़क, छोटे छोटे घर। उसने कभी ऐसी बस्ती को इतने करीब से नहीं देखा था। भैया, यहाँ रोहित रहते हैं? उसने एक बच्चे से पूछा। हाँ, उधर कोने वाला घर, उसने इशारा किया। आकांक्षा ने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से शांति देवी खांसते हुए बाहर आईं। कौन? आंटी, मैं आकांक्षा हूँ, आपकी बहू, मेरा मतलब आपकी, मैं निधि की बहन हूँ। शांति देवी ने पहले तो हैरानी से उसे देखा, फिर उन्हें सब समझ आ गया। अमीर घर की लड़की, साफ सुथरे कपड़े, घबराया चेहरा। अंदर आ जाओ बेटी, उन्होंने धीरे से कहा। कुछ देर बाद रोहित आया तो घर में उसे आकांक्षा बैठी मिली। वो चौंक गया। आप यहाँ? आकांक्षा ने सीधे सीधे कहा। रोहित भैया, दीदी बहुत दुखी हैं, उन्हें कमरा से निकलने नहीं दिया जाता, वो रोज़ रोती हैं। उन्होंने कहा नहीं, लेकिन मैं जानती हूँ वो आपसे बहुत प्यार करती हैं। रोहित ने नज़रें झुका लीं। तुम्हारा परिवार हमें कभी एक नहीं होने देगा आकांक्षा। तुम्हारी बहन ने बहुत हिम्मत दिखाई, पर मैं उसकी ज़िंदगी और मुश्किल नहीं बनाना चाहता। आकांक्षा की आंखों में आंसू आ गए। तो क्या प्यार हमेशा हार जाता है? नहीं, रोहित ने धीमे स्वर में कहा। कभी कभी प्यार जीत जाता है, पर लोग हार मान लेते हैं। मैं अभी हार नहीं रहा, बस जंग जीतने के लिए थोड़ा पीछे हट रहा हूँ। आकांक्षा ने जाते जाते उसे एक पर्ची दी। ये दीदी ने दी थी, अगर कभी आपको उनकी ज़रूरत लगे तो इस पते पर आ जाना। पर्ची पर बस इतना लिखा था, अगर कभी तुम सफल हो जाओ और फिर भी दिल में जगह बची रहे तो एक बार मिलने आ जाना, निधि।
कुछ हफ्तों बाद रोहित ने सुना कि निधि का परिवार विदेश शिफ्ट होने वाला है, बिजनेस के सिलसिले में। उसका दिल घबरा गया। अगर वो चली गई तो? आखिरकार वो खुद निधि से मिलने के लिए मेहरा हाउस के बाहर पहुंचा। बाहर सुरक्षा गार्ड खड़े थे। किससे मिलना है? निधि मेहरा से। बताइए, रोहित आया है, उसने हिम्मत जुटाकर कहा। बहुत देर इंतजार करवाया गया, फिर अंदर से संदेश आया, मैडम व्यस्त हैं, आप जा सकते हैं। दरवाज़ा बंद रहा, पर शायद किसी खिड़की के पीछे से 2 आंखें रोती रहीं। निधि ने रोहित को आते देखा था, पर उसके पैर कमरे के बाहर नहीं निकल पाए। परिवार के सामने उसकी आवाज़ और पैरों में जंजीरें पड़ गई थीं। देर शाम को आकांक्षा भागती हुई नीचे आई। रोहित भैया, रुको! पर तब तक रोहित सड़क की भीड़ में गुम हो चुका था। अध्याय 13, शहर से विदाई। समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता। कुछ ही हफ्तों में मेहरा परिवार विदेश चला गया। हवेली के बड़े गेट पर ताला लग गया। काम करने वाले सब अपने अपने घर चले गए। उस गली से गुजरने वाले लोग बस इतना कहते, ये मेहरा साहब का बंगला था, अब तो खाली पड़ा है। रोहित के लिए ये खबर किसी तूफान से कम नहीं थी, पर उसके पास रोने का भी वक्त नहीं था। पिता की सेहत और बिगड़ रही थी, माँ की दवाइयाँ बढ़ गई थीं, और मैकेनिक वर्कशॉप से जो कुछ मिलता वो भी बहुत कम था। एक दिन वर्कशॉप में एक कस्टमर आया। तुम पढ़े लिखे लगते हो, यहाँ क्या कर रहे हो? रोहित ने मुस्कुराकर कहा, अभी के हालात यही हैं सर। उन्होंने पूछा, कंप्यूटर जानते हो? हाँ, थोड़ा बहुत। वो व्यक्ति पास की ही एक छोटी सी इंजीनियरिंग फर्म में काम करता था। उसे रोहित की समझदारी और बातों से प्रभावित होकर उसने इंटरव्यू के लिए बुलाया। वहाँ रोहित की किस्मत ने थोड़ी मदद की। उसे जूनियर टेक्नीशियन की जॉब मिल गई। तनख्वाह वर्कशॉप से कुछ बेहतर थी। उसने धीरे धीरे अपने घर का किराया क्लियर किया, कुछ कर्ज उतारे और माँ बाप के लिए थोड़ा बेहतर इलाज शुरू कराया। पर दिल के किसी कोने में निधि की यादें वैसे ही ताज़ा रहीं। बरगद का पेड़, बारिश, कैंटीन और आखिरी अधूरी मुलाकात। शाम को ऑफिस से लौटते वक्त जब वो बस की खिड़की से बाहर देखता तो हर अमीर बंगला देखकर उसे मेहरा हाउस याद आता। वो खुद से कहता, एक दिन मैं ऐसा कुछ बनूंगा कि कोई पिता अपनी बेटी की इज्जत मेरे नाम से जोड़कर देखे, न कि मेरी गुर्बत से दूर भागे। 5 साल की दूरी। 5 साल बीत गए। समय ने बहुत कुछ बदल दिया। रोहित अब एक सफल इंजीनियर था। उसने नौकरी के साथ साथ ऑनलाइन कोर्स करके खुद को और बेहतर बनाया। छोटी छोटी फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स लिए, फिर दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटी टेक कंपनी शुरू की। कंपनी का नाम था उड़ान टेक सॉल्यूशंस। उसका सपना था कि जो बच्चे उसकी तरह गरीब पृष्ठभूमि से हैं, उन्हें वो फ्री में ट्रेनिंग दे, ताकि वो भी टेक्नोलॉजी सीखकर अपनी ज़िंदगी बदल सकें। शहर में अब वो जाना पहचाना नाम होने लगा था। लोकल अखबारों में उसकी स्टोरी छपने लगी। गरीब मजदूर का बेटा बना सफल उद्यमी, समाज के वंचित बच्चों के लिए निःशुल्क टेक ट्रेनिंग जैसी हेडलाइनें। एक दिन उसे शहर के ही एक बड़े सामाजिक कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया। ये कार्यक्रम गरीब बच्चों के लिए चल रहे एजुकेशन प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए था। उसने निमंत्रण पत्र पढ़ा और नीचे कॉलेज का नाम देखा। वही बरगद का पेड़, वही लंबा कॉरिडोर, वही कैंटीन। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, शायद किस्मत ने चक्कर पूरा कर लिया है।